अमृत भारत स्टेशन योजना पीपीपी मॉडल के तहत 15 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी। आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और चालू किया गया है। वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इस स्तर पर पीपीपी के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए विभिन्न मॉडलों की खोज की है। वर्तमान में 1337 में से 15 स्टेशनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एक लिखित उत्तर में सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और चालू किया गया है। वैष्णव ने कहा कि परियोजना निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इस स्तर पर पीपीपी के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता है। रेल मंत्री ने कहा कि अब तक स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है और मंत्रालय ने पीपीपी सहित स्टेशनों के विकास के विभिन्न मॉडलों की खोज की है। उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन संख्या 12537 और 12538 मुजफ्फरपुर प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस वाया बनारस का परिचालन पिछले साल 2 दिसंबर से 26 फरवरी तक कोहरे के कारण अस्थायी रूप से बंद था और इसे 3 मार्च से फिर से शुरू किया गया है। साथ ही एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए के राइड लिमिटेड को भूमि आवंटित की है, लेकिन राज्य सरकार से भूमि का हस्तांतरण बहुत धीमा है। वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में कर्नाटक द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक प्रबंध निदेशक इस परियोजना की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन एक पूर्णकालिक एमडी की आवश्यकता है जो रेलवे प्रौद्योगिकी से परिचित हो। चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन हो जाएं सावधान। भारत सरकार ने 54,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी की। और भारत सरकार ने गुरुवार को 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के तमाम सैन्य उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी। तीनों सेनाओं की ताकत को मजबूती देने के लिए इनमें समय पूर्व हवाई हमले की चेतावनी और नियंत्रण यानी AEW&C की अत्याधुनिक विमान प्रणाली, स्वदेशी वरुणास्त्र टारपीडो और T-90 टैंक से ज्यादा ताकतवर इंजन समेत कई साजो सामान शामिल हैं। भारत सरकार ने गुरुवार को 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के तमाम सैन्य उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी। तीनों सेनाओं की ताकत को मजबूती देने के लिए इनमें समय पूर्व हवाई हमले की चेतावनी और नियंत्रण यानी AEW&C की अत्याधुनिक विमान प्रणाली, स्वदेशी वरुणास्त्र टारपीडो और T-90 टैंक के ज्यादा ताकतवर इंजन समेत कई साजो सामान शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी DAC ने इन खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार DAC ने पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया यानी खरीदारी के विभिन्न चरणों की समय सीमा को कम करने के दिशा निर्देश को भी स्वीकृति दी है, जिससे यह प्रक्रिया ज्यादा तेज, असरदार और कुशल हो जाए। खरीदारी प्रक्रिया को ज्यादा असरदार बनाने का निर्णय 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में मनाने की रक्षा मंत्रालय की पहल के अनुरूप है। विमान प्रणाली से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। मंत्रालय ने बताया कि AEW&C विमान प्रणाली से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। इससे लड़ाई के पूरे तरीके बदल सकते हैं और विभिन्न हथियारों वाली प्रणालियों से लड़ाई में ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जबकि सेना में T-90 टैंक के लिए मौजूदा 1000 HP के इंजन की जगह 1350 HP इंजन का अपग्रेड विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में विजन की तुलना में ताकत का अनुपात बढ़ाने से युद्ध के मैदान में इन टैंकों की रफ्तार बढ़ाएगा। मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसेना के लिए जहाज से छोड़ी जा सकने वाली पनडुब्बी रोधी टारपीडो वर्णास्त्र काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। स्वदेश में बनी इस टारपीडो की ज्यादा संख्या पनडुब्बियों के खतरे से नौसेना को मजबूत बनाएगी। मणिपुर के चूरचांदपुर में स्थिति अब भी तनावपूर्ण, स्कूल और दुकानें बंद। मणिपुर के चूरचांदपुर जिले में बृहस्पतिवार को भी हालात के तनावपूर्ण रहने के मद्देनजर स्कूल और बाजार बंद रहे। पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले हमार और जोमी समुदायों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।
चूरा चांदपुर में कर्फ्यू लगाया गया है। एक अधिकारी के अनुसार जिले में स्कूल और बाजार बंद रहे। मणिपुर के चूरचंद्रपुर जिले में गुरुवार को भी स्थिति तनावपूर्ण थी। इसके मद्देनजर स्कूल और बाजार बंद रहे। पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले हमार और जोमी समुदायों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद चूरा चांदपुर में कर्फ्यू लगाया गया है। एक अधिकारी के अनुसार जिले में स्कूल और बाजार बंद रहे। चर्च के लोग और नागरिक संगठन शांति बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बुधवार रात फ्लैग मार्च किया जिससे हिंसा की घटना न हो। जिले में मंगलवार रात हुई झड़प में हमार समुदाय के 51 वर्षीय लाल रोपुई पाखू अंगते की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसे सीएलमेट क्रिश्चियन अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हमार इनपोई महासचिव रिचर्ड हमार पर रविवार को जोमी समुदाय के लोगों ने हमला किया था। इससे हिंसा भड़क उठी थी और अगले दिन कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच राहत शिविरों में रह रहे कुकी समुदाय के कई विस्थापितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। चूरचंद्रपुर शहर में मुख्य रूप से जोमी समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि कुछ इलाकों में हमार और कुकी समुदाय के लोग भी बसे हुए हैं। छात्र संगठन द्वारा बुधवार को जिले में बंद का आह्वान किए जाने के कुछ घंटों बाद कई विधायकों और जनजातीय संगठनों ने शांति की अपील की, समुदायों के बीच शांति का आह्वान किया। एक संयुक्त बयान में चूरा चांदपुर जिले में सक्रिय कम से कम 12 कुकी, जोमी और हमार संगठनों ने समुदायों के बीच शांति का आह्वान किया है और स्थिति पर नजर रखने एवं भविष्य में गलतफहमियों को रोकने के लिए एक संयुक्त शांति समिति बनाने पर सहमति जताई है। चूरा चांदपुर और फिरजावल जिले के 6 विधायकों में भी शांति और सद्भाव के लिए संयुक्त रूप से एक अपील जारी की तथा प्रशासन से कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी जो समुदाय के बीच जारी जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक था। दिल्ली यूपी में बढ़ेगी गर्मी। राजस्थान बिहार में मौसम के आसार, पहाड़ों पर बदल सकता है मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मिली राहत का दौर खत्म हो गया है। अब दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर के राज्यों में तापमान चढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च माह के अंत तक ही अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मिली राहत का दौर खत्म हो गया है। अब दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर के राज्यों में तापमान चढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च माह के अंत तक ही अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस कारण दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में भी मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 25 मार्च तक यह 36 और 18 डिग्री पर पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली की हवा लगातार साफ ही चल रही है। सीपीसीबी के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली का AQI 156 यानी मध्यम श्रेणी में रहा। एक दिन पहले बुधवार को यह 160 रहा था, यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 3 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। NCR के शहरों में भी AQI संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। वहीं गाजियाबाद में मार्च में जून जैसा हाल देखकर स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को हीट वेव यानी लू को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। बता दें कि पिछले वर्ष हीट वेव से 21 लोगों की मौत हुई थी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई एडवाइजरी में 11 बजे से 4 बजे के बीच धूप में ना निकलने की सलाह दी गई है। CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बताया कि लू चलने के बाद शरीर में कई प्रकार की बीमारी पनपने लगती है। IMD ने अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके प्रभाव से दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और बिहार में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते तापमान और मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के मद्देनजर आयुष मंत्रालय ने देश भर में फैले अपने संस्थानों के जरिए तेज गर्मी और लू से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस अभियान में वैज्ञानिक प्रमाणों से पुष्ट सुझावों और पारंपरिक स्वास्थ्य चलनों पर जोर दिया गया। अवैध ई-रिक्शा पर चलेगा सरकार का चाबुक। बिना रजिस्टर्ड 40,000 रिक्शों के लिए आने वाले हैं नए नियम, लागू होगा। सड़कों पर जो ई-रिक्शा चल रहे हैं उनमें 40% ई-रिक्शा का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली के परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मोटे तौर पर संभवतः 40,000 ई-रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। 2020 में केवल 70,000 ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि अगले 2 सालों में इनकी संख्या 4 लाख पहुंच गई। शहरों और गांवों में परिवहन की सुविधा के साथ मुसीबत भी बने
ई रिक्शा की संख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में पिछले 5 साल में 16 लाख ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। इनमें दिल्ली में 1.5 लाख पंजीकृत ई रिक्शा हैं। एक अनुमान है कि सड़कों पर जो ई रिक्शा चल रही हैं उनमें 40% ई रिक्शा का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा है। दिल्ली के परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार मोटे तौर पर संभवतः 40,000 ई रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। 2020 में 17,000 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन 2020 में केवल 17,000 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि अगले 2 सालों में इनकी संख्या 4 लाख पहुंच गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से गत दिवस लोकसभा में दिए गए जवाब में कहा गया है कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक 16,18,941 ई रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। सरकार से पूछा गया था कि क्या देश में ई रिक्शा की अनुचित तरीके से बिना रोक टोक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि पूरे देश में 740 ई रिक्शा निर्माण इकाइयां पंजीकृत हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के मुताबिक ई रिक्शा के प्रोटोटाइप को मंजूर कराना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा कि ई रिक्शा संचालन में इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय ने बैटरी संचालित रिक्शा के प्रस्तावित मानकों और सुरक्षा आकलन के लिए रेटिंग सिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से एक तकनीकी समिति का गठन किया है। यह रेटिंग सिस्टम कारों के लिए बनाए गए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी NCAP के अनुरूप होगा। राधे माँ के माथे पर वो पॉइंट जो अपने आप करता है टिंग टिंग, खुद बताई अपनी शक्ति। खुद को देवी का अवतार और कई दैवी शक्ति होने का दावा करने वाली राधे माँ अक्सर सुर्खियों में रही हैं। उनसे जब पूछा गया कि जब भक्त आपके पास अपनी बात को लेकर आते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि उनके साथ क्या करना है, इस सवाल पर राधे माँ ने खास टिंग टिंग ध्वनि का जिक्र किया। बातचीत में राधे माँ ने बताया कि मेरे माथे पर एक पॉइंट है, जब कोई भक्त आते हैं तो टिंग टिंग होती है। जब कोई भक्त श्रद्धा लेकर आता है तो सचमुच उसको भावना हो जाती है कि राधे माँ मेरे कष्टों को हरेंगी, तो मुझे अपने आप ही टिंग टिंग होने लग जाता है। राधे माँ के हजारों की संख्या में समर्थक हैं। कई बार वो विवादों में भी रह चुकी हैं। अपनी जीवन शैली, ड्रेस, मेकअप और अपने भक्तों से गले मिलने का खास अंदाज को लेकर वो पहले काफी चर्चा में रही हैं। हजारों की संख्या में उनके ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनका उनके ऊपर अटूट भरोसा है। बिग बॉस 14 में भी राधे माँ की एंट्री हुई थी। बिग बॉस के घर में राधे माँ की एंट्री ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। राधे माँ का असली नाम सुखविंदर कौर है। इनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में साल 1965 में हुआ। वो एक सिख परिवार से आती हैं। बताया जाता है कि उन्हें शुरू से ही पूजा पाठ में काफी दिलचस्पी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उनकी शादी पंजाब के ही रहने वाले मोहन सिंह से हुई थी। उस वक्त मोहन एक मिठाई की शॉप पर काम कर अपना घर चलाते थे। इसी दौरान बेहद ही साधारण गृहिणी के तौर पर सुखविंदर कौर सिलाई का काम करती थी। काम के लिए पति के विदेश जाने के कुछ वक्त के बाद उन्होंने पूरी तरह से आध्यात्म का रुख कर लिया। राधे माँ बनने के बाद सुखविंदर कौर का जीवन शैली में काफी बदलाव हुआ। उनके हाथों में त्रिशूल देखा जाता है। कई बार उन्हें झूम झूम कर नाचते हुए और भक्ति में लीन देखा गया। सोशल मीडिया पर उनकी कई बॉलीवुड स्टार के साथ भी तस्वीरें आती रही। जुम्मे की नमाज आज नागपुर में मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा। जानिए बड़े अपडेट। नागपुर में सोमवार 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद अब शहर के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। गुरुवार को कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि अब शुक्रवार 21 मार्च को होने वाली रमजान के जुम्मे की नमाज को देखते हुए शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल शुक्रवार को रमजान के पाक महीने के तीसरे जुम्मे की नमाज अदा होनी है। इसको लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर की सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। अब तक 100 लोग गिरफ्तार। वहीं दंगे में अब तक 12 FIR हुई हैं, जिसमें 4 साइबर पुलिस ने और 8 लोकल नागपुर पुलिस ने दर्ज की हैं। साथ ही अब तक हिंसा के मामले में अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस करेगी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा। उधर कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नागपुर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए गुरुवार 20 मार्च को पार्टी नेताओं की एक समिति गठित की। महाराष्ट्र कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि सपकाल की ओर से गठित समिति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गोवा प्रभारी मानिक राव ठाकरे और वरिष्ठ नेता नितिन राउत, यशोमती ठाकुर, हुसैन दलवई और साजिद पठान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नागपुर जिला कांग्रेस प्रमुख और विधायक विकास ठाकरे को इस समिति का संयोजक जबकि AICC सचिव प्रफुल्ल पाटिल को समन्वयक बनाया गया है। गौरतलब है कि विदर्भ क्षेत्र के सबसे बड़े शहर नागपुर के कई हिस्सों से सोमवार शाम उस समय बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी की खबरें आई, जब यह अफवाह फैली कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान आयत वाली एक चादर जलाई गई। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे पर लगा बड़ा आरोप तो पिता उद्धव ठाकरे की आई प्रतिक्रिया, मुझे आश्चर्य।
महाराष्ट्र की राजनीति में 5 साल पुरानी दिशा सालियान की मौत मामले से तहलका मच गया है। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी दिशा के साथ बलात्कार के बाद हत्या का आरोप लगा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग उनके परिवार पर दिशा सालियान की मौत के मामले में शामिल होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी अधिवेशन आता है तो दिशा सालियान का मैटर आता है। पिछले सत्र में ये मुद्दा नहीं आया था तो मुझे आश्चर्य लगा था। इससे पहले आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान केस में खुद पर लगे आरोपों को उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के फैसले से सच सामने आ जाएगा। आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं तो डर किस बात का, नीतीश राणे। वहीं बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दिशा सालियान मामले की नई सिरे से जांच होनी चाहिए। नीतीश राणे ने कहा, अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे निर्दोष हैं तो उन्हें जांच से डर क्यों लग रहा है, सच सामने आना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में तनाव बढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखना ये होगा कि इस विवाद का क्या परिणाम निकलता है और क्या दिशा सालियान मामले में कोई नई जांच होती है या यह केवल एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाता है। दिशा सालियान के पिता ने क्या लगाया है आरोप। आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बुधवार को कहा कि उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट का रुख कर उन रहस्यमय परिस्थितियों की नए सिरे से जांच की मांग की है जिनमें जून 2020 में उनकी बेटी मृत पाई गई थी। उन्होंने कहा कि याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है। सतीश सालियान ने बताया कि याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी बेटी के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर आया इतने करोड़ का खर्च, किस देश का दौरा था सबसे महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में बीते 3 सालों में करीब 259 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये जानकारी सरकार की तरफ से राज्यसभा में दी गई है। बीते 3 सालों के लिए ब्यूरो के अनुसार पीएम मोदी ने कुल 38 यात्राएं की हैं। इनमें अमेरिका, जापान समेत कई देश शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस संबंध में सवाल पूछा गया था। कांग्रेस सांसद का सवाल था कि बीते 3 सालों में भारतीय दूतावासों ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की व्यवस्था में कितना खर्च किया। साथ ही होटल, ट्रांसपोर्ट समेत अलग अलग खर्चों की जानकारी मांगी गई थी। सरकार का जवाब विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा की तरफ से इस संबंध में जवाब दिया गया था। उन्होंने ब्यौरा दिया है कि पीएम मोदी ने साल 2022 में 8 देश, 2023 में 10 और 2024 में 16 देशों की यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने 34 देशों की यात्रा की। ऐसे में कई देश रहे जहां वह एक से ज्यादा बार गए थे। 2022 में पीएम मोदी मई में जर्मनी, मई में डेनमार्क, मई में फ्रांस, मई में नेपाल, मई में जापान, जून में संयुक्त अरब अमीरात, जून में जर्मनी, सितंबर में जापान, सितंबर में उज्बेकिस्तान, नवंबर में इंडोनेशिया गए थे। 2023 में वे नवंबर, मई में पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जून में अमेरिका, मिस्र, जुलाई में फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, अगस्त में दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, सितंबर में इंडोनेशिया, नवंबर, दिसंबर में संयुक्त अरब अमीरात गए थे। 2024 में उन्होंने फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मार्च में भूटान, जून में इटली, जुलाई में ऑस्ट्रिया, रूस, अगस्त में पोलैंड, यूक्रेन, सितंबर में ब्रुनेई, अमेरिका, सिंगापुर, अक्टूबर में लाओपीडिया, रूस, नवंबर में नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना, दिसंबर में कुवैत की यात्रा की थी। सरकार ने 2014 से पहले हुई पीएम की 3 सालों की यात्रा का भी ब्यौरा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2011 में हुई अमेरिका यात्रा पर 10 करोड़ 74,27,363 रुपए खर्च हुए थे। वहीं 2013 में रूस की यात्रा पर 9 करोड़ 95,76,890 रुपए का खर्च आया था। 2011 में फ्रांस की यात्रा में 8 करोड़ 33,49,463 रुपए और 2013 में हुई जर्मनी यात्रा पर 6 करोड़ 2,23,484 रुपए खर्च हुए। आपकी थाली में पहुंच रहा धीमा जहर, केमिकल, लकड़ी का बुरादा, सड़े चावल से तैयार हो रहे नकली मसाले। क्या आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले मसाले वाकई शुद्ध हैं या फिर आप अनजाने में जहर खा रहे हैं? दिल्ली एनसीआर और देश के कई हिस्सों में नकली मसाले, घी, तेल, टूथपेस्ट और अन्य जरूरी चीजें बनाने की अवैध फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है। सड़े अनाज, लकड़ी का बुरादा, जहरीले केमिकल और रंगों की मिलावट से बने ये प्रोडक्ट धीमे जहर की तरह
शरीर में पहुंचकर गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी उजागर हो रही है, लेकिन ये धंधा बदस्तूर जारी है। सवाल है कि कैसे बचें इस स्लो पॉइजन से। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि पुलिस के एक्शन का नतीजा ही है कि हाल के वर्षों में नकली और मिलावटी फैक्ट्रियों को पकड़ा जा सका। ये सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। मसलन कुछ समय पहले पुलिस ने करावल नगर में 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 15,000 किलो नकली मसाले जब्त किए थे, जो सड़े हुए चावल, लकड़ी का बुरादा, जामुन की गुठली के पाउडर और हानिकारक रसायनों से बनाए जा रहे थे। इसी तरह राजस्थान के अजमेर में 18,000 लीटर नकली रिफाइंड तेल बरामद किया गया, जिसमें विभिन्न ब्रांड के लेबल लगाकर मिलावट की जा रही थी। नकली और मिलावटी प्रोडक्ट की सच्चाई: अमचूर पाउडर, सड़े हुए चावल, जामुन, लकड़ी का बुरादा के अलावा कई अन्य केमिकल और पिसी हुई मिट्टी से तैयार हुआ। मिर्च पाउडर: खराब मिर्च, मिर्च के डंठल, सड़े हुए चावल, कलर और कुछ अन्य केमिकल मिलाकर तैयार मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर: 10% असली धनिया में लकड़ी का बुरादा, सड़ा हुआ बाजरा, चोकर और केमिकल मिलाकर तैयार किया गया। गरम मसाला: यूकेलिप्टस पेड़ के पत्ते, सड़े हुए जामुन, काली मिर्च की भूसी, जीरे की डंडी, लौंग की डंडी, पॉलिश से तैयार। हल्दी पाउडर: सड़ी हुई हल्दी, सड़े हुए चावल, मिट्टी, सड़ा हुआ बाजरा, कलर और केमिकल की मदद से हल्दी पाउडर तैयार। देसी घी: ब्रांडेड घी के डिब्बों में 60% घी निकालकर उसमें रिफाइंड वनस्पति और देसी घी की खुशबू के एसेंस से करते तैयार। टूथपेस्ट: केमिकल युक्त पेस्ट, पेपरमिंट और अन्य हानिकारक ऑयल से तैयार किया जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट भी समय समय पर चेतावनी जारी करते हैं कि मिलावटी या नकली खाने के प्रोडक्ट बड़ी बीमारियों का खतरा पैदा कर रहे हैं। इसमें ट्रांस फैटी एसिड, रसायन और कैंसर जैसे तत्व हो सकते हैं, जो हृदय रोग, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में ही ब्रांडेड कंपनियों के नाम से टोमेटो सॉस, लहसुन की चटनी, मिक्स अचार बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री से 1457 किलोग्राम सामान जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान सड़े हुए टमाटर, आलू, कद्दू भी मौके पर पाए गए, जिसे उबालकर चटनी बनाई जा रही थी। मौके पर तैयार किए गए पैकेट में ना तो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट लिखी थी और ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट। कुछ साल पहले बवाना इलाके में नकली जीरा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। इसे जंगली घास, जिससे फूल झाड़ू बनती है, गुड़ का शीरा और स्टोन पाउडर से बनाया जा रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री से 19,400 किलो नकली जीरा, 5,250 किलो स्टोन पाउडर, 1,600 किलो फूल झाड़ू, जंगली घास और 1,225 किलो गुड़ का शीरा बरामद किया था। नकली जीरों को असली जीरे में 80 और 20 के अनुपात में मिलाकर लाखों रुपए में बेच दिया जाता था। नकली जीरे का पूरा नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ था। पुलिस अफसर के मुताबिक ये पूरा सिंडिकेट है। नकली और मिलावटी प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो सुनसान या गांव देहात का एरिया चुनते हैं या सकरी गलियों में घनी आबादी वाली जगह। हाल के दिनों में जो ट्रेंड मिला है उसमें दिल्ली का बाहरी और गांव देहात एरिया व बुराड़ी, वजीराबाद जैसे सकरे, घनी आबादी जैसी जगहें शामिल हैं, जहां लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस इन ठिकानों का पता लगा लेती है। असली के मुकाबले नकली, मिलावटी सामान 5 से 10 रुपए सस्ते होते हैं। ग्राहकों को सस्ते का लालच और फुटकर विक्रेताओं को ज़्यादा मार्जिन में प्रॉफिट दिया जाता है। इनकी सप्लाई चेन दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों, गाँव में लगने वाले वीकली बाजार, पेंट मेला, छोटे दुकानदारों तक पहुँचती है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली प्रोडक्ट नेपाल और बांग्लादेश तक पहुँचाए जा रहे हैं। DIU के अफसर ने बताया कि दिल्ली NCR में सबसे बड़ा ठिकाना खोड़ा कॉलोनी, लोनी, खारी, बावली, सदर बाजार और पुल मिठाई का इलाका है। ये भी सच है कि मिलावटखोरों का सदर बाजार के कुछ दुकानदारों और गोदाम मालिकों से लिंक है, जहां की खपत से सदर बाजार में असली और क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचने वाले थोक विक्रेताओं को शक की नज़र से देखा जाता है। RD न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को RD न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो RD न्यूज नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।